चलिए भाई, थर्मल प्रॉपर्टीज हमको देखना है। थर्मल नाम सुन के क्या लग रहा है, किससे रिलेटेड से बनी होगी? हीट, टेम्परेचर, इस सबसे रिलेटेड होगी ना। देखो आगे चलते ना हम लोग थर्मोडायनेमिक्स भी पढ़ने वाले हैं। थर्मोडायनेमिक्स नाम सुने थे आप लोगों ने? यस। थर्मोडायनेमिक्स, तो थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग देखेंगे बेसिकली 3 लॉज हम लोग पढ़ने वाले हैं। 3 लॉज, जैसे कि आपने न्यूटन के लॉज पढ़े थे, न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, हर चीज में ऐसे बहुत सारे लॉज होते हैं। वैसे थर्मोडायनेमिक्स में की ना हमको 3 लॉज पढ़ने हैं। इसके पहले लॉ का नाम क्या है? इसके पहले है जीरोथ लॉ, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। उसके बाद दूसरा लॉ हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट, उसके बाद तीसरा लॉ पढ़ेंगे हम लोग सेकंड। तो इसमें ऐसा क्यों किया गया कि सबसे पहले जीरोथ लॉ, उसके बाद फर्स्ट, उसके बाद सेकंड? बाकी कहीं पर ऐसा नहीं होता। तो उसको जीरो क्यों बोल दिया? उसको तो जीरो बोलना चाहिए। लास्ट में डिस्कवर हुआ था। एग्जैक्टली, सबसे पहले फर्स्ट लॉ बन गया था, सेकंड लॉ बन गया था। ये दोनों लॉ से ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा निकला? हमारा जीरोथ लॉ, जो कि थर्ड नंबर पे आया था। तो उसको थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स तो बोल नहीं सकते, क्योंकि वो बेस्ड है टेम्परेचर के ऊपर। तो हीट फ्लो होती है ये तो हमें पता है, लेकिन हमें बाद में पता चला जहाँ टेम्परेचर ज्यादा होगा वहां से कम टेम्परेचर की तरफ फ्लो होगी। सबसे पहले हमें टेम्परेचर को पढ़ना होगा, तो इनका नाम तो डिसाइड हो चुका था। फर्स्ट लॉ क्या है? एनर्जी कंजर्वेशन का लॉ। तो हमने क्या किया, इसको दे दिया जीरोथ लॉ। तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे किसकी? जीरोथ लॉ, या टेम्परेचर की हमें पहले स्टडी करना पड़ेगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं टेम्परेचर क्या होता है। तो टेम्परेचर को कैसे डिफाइन करेंगे? देखो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या? थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। थर्मल प्रॉपर्टीज मतलब टेम्परेचर कम ज्यादा करने से उनके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। ध्यान रखिए, टेम्परेचर को अगर आप चेंज करते हैं, वेरी करते हैं, तो उससे बॉडी की प्रॉपर्टीज कैसे चेंज होती है, उसी को हमें यहाँ डिस्कस करना है। तो सबसे पहली चीज, टेम्परेचर क्या होता है? जैसे कि इसको मैंने छुआ और मुझे बहुत अच्छा लगा, अभी बहुत ठंडी का समय है, उसके बाद किसी और चीज को छुआ तो मेरा हाथ जल गया, तो मैं क्या बोलूंगा? इसका टेम्परेचर ज्यादा है। तो टेम्परेचर कम या ज्यादा यानी बॉडी की कोल्डनेस या हॉटनेस का डिग्री बताते हैं ये। जैसे कि नहाने के लिए पानी गर्म हो, इतनी आप उसमें हाथ डाल के देखिए, यार अभी तो मजा नहीं आएगा, थोड़ी देर के बाद आए अभी भी मजा नहीं आएगा, थोड़ी देर के बाद आए हाथ जल रहा है। तो ये क्या बताते हैं? टेम्परेचर, डिग्री ऑफ हॉटनेस या कोल्डनेस। जैसे कि हम लोग कोल्ड ड्रिंक लेने जाते हैं, निकाल के अरे भैया ये तो ठंडा नहीं है, हमें उसका टेम्परेचर कम चाहिए, तो वो कोल्डनेस भी बताता है, हॉटनेस भी बताता है। तो सबसे पहले हेडिंग डालने की चैप्टर 11 थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। इसमें सबसे पहला टॉपिक होगा हमारा टेम्परेचर। टेम्परेचर, it is defined as the it is defined as the degree of hotness or coldness of a body. Degree of hotness or coolness of a body. Degree of hotness or degree of hotness or coldness of a body. Full stop. The natural flow of heat. The natural flow of heat. जैसे पानी देखो कहाँ से कहाँ जाता है? हाई एल्टीट्यूड से लो एल्टीट्यूड की तरफ जाता है। वैसे हीट कहाँ से कहाँ जाती है? जनरली हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ। जनरली, नेचुरली बोल रहा हूँ, लेकिन आर्टिफिशियली हम लोग कैसे कर सकते हैं? लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर पे हीट जाए, करते हैं। हमारे घर का जो रेफ्रिजरेटर है, आपके घर में जो बल्ब जल रही है, उसका टेम्परेचर कम है, तो पानी में से जो ऑलरेडी ठंडा है उसमें हीट बाहर निकाल रहे हैं। तो आर्टिफिशियली हम लोग क्या कर सकते हैं? लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर तक हीट को भेज सकते हैं। पानी ऊपर से नीचे आता है, लेकिन हम लोग पंप लगा के नीचे से ऊपर भेजते हैं आर्टिफिशियल। तो ये काम हम कर सकते हैं। तो हमने लिखा द नेचुरल फ्लो ऑफ हीट इज फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। इस बार आपकी सिलेबस से हीट एंजिन हट गया है, अदरवाइज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अब टेम्परेचर की ऐसा यूनिट क्या होती है? SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर क्या है? केल्विन। इसकी ऐसा यूनिट होती है क्या? केल्विन।
इसे हम कैपिटल के से डिनोट करते हैं और इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, जैसे किलोग्राम मास का है, मीटर लेंथ का है, सेकंड टाइम का है, तो केल्विन पता है किसमें, थीटा, इसका डायमेंशन होता है थीटा, टेम्परेचर। जैसे आप लोग एम एल टी बोलते थे ना, नई चीज हम लोग देखेंगे यहाँ पे थीटा। अभी तक के जो कुछ भी आप पढ़ते थे किलोग्राम मीटर पर सेकंड, टेम्परेचर तो आया नहीं था। अब टेम्परेचर आएगा तो लोग थीटा की पावर 0 या थीटा की पावर 2 1 ये सब करेंगे। इसका डायमेंशन होता है थीटा। इसके बाद लिखिएगा नेक्स्ट हेडिंग है टेम्परेचर। इसी में एक चीज लिखिए और, टेम्परेचर स्केलर क्वांटिटी होगी या वेक्टर क्वांटिटी, टेम्परेचर स्केलर क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी, ये बताओ। स्केलर क्वांटिटी है, थर्मामीटर यहाँ से डाले तो टेम्परेचर अलग, यहाँ से डाले तो टेम्परेचर अलग होता है क्या, नहीं ना। तो ये कैसी क्वांटिटी, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। अब नेक्स्ट हेडिंग डालो, टेम्परेचर को कई बार हम लोग डिग्री सेंटीग्रेड में मेजर करते हैं, पता है पानी का बॉइलिंग टेम्परेचर कितना, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन यहाँ पे यूनिट आपकी क्या बोली, केल्विन। लेकिन जब हमारी बॉडी का टेम्परेचर हम मेजर करते हैं तो वो किस यूनिट में करते हैं, डॉक्टर बोलते हैं ना आपको 103 डिग्री बुखार है, तो किसमें मेजर करता है, थर्मामीटर में। देखो बहुत सारी अलग अलग यूनिट्स है टेम्परेचर की, तो हम लोग क्या करेंगे, उनको यूनिफॉर्म करने की कोशिश करेंगे कि अगर मुझे केल्विन में पता है तो फ़ारेनहाइट में निकाल सकते हो, फ़ारेनहाइट पता है तो डिग्री सेंटीग्रेड में निकाल सकते हो। तो हेडिंग डालिएगा नेक्स्ट, स्केल्स ऑफ टेम्परेचर, स्केल्स ऑफ टेम्परेचर। तो देखो मैंने यहाँ पे ना 3 थर्मोमीटर रखे हैं, ये 3 थर्मोमीटर जो है ना, ये अलग अलग पे काम करते हैं। ये वाला जो है ना, ये काम करता है किस पे, सेल्सियस पे। उसके बाद अगला वाला किस पे काम करता है, फ़ारेनहाइट, और आखिरी वाला जो है वो है केल्विन। 3 है मेरे पास में। सबसे पहले क्या आता है, अल्फाबेटिक सी, सी डी ई एफ, उसके बाद लास्ट में आता है क्या, के। तो देखो तीनों में क्या किया, ये 3 अलग अलग साइंटिस्ट थे, इन्होंने बोला कि पानी जिस पे जम जाता है, सेल्सियस ने बोला वो टेम्परेचर कितना होगा, उस टेम्परेचर को इसने क्या नाम दे दिया, 100 पे तो बॉयल हो जाता है। इन्होंने उसको बोला फ़ारेनहाइट ने कि वो टेम्परेचर कितना होगा, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। इन्होंने बोला 0 डिग्री सेंटीग्रेड, इन्होंने बोला कि जिसपे जम जाता है उसको 32 बोल दो। उसके बाद इन्होंने बोला कि जिसपे जम जाता है उसको हम क्या बोलेंगे, 273, 273 केल्विन बोल देते हैं लोग इन जनरल। अगर प्रिसाइजली इसको देखिए तो 273.15 केल्विन होता है। उसके बाद पानी जब बॉईल होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, तो उस समय टेम्परेचर कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। फ़ारेनहाइट ने उसको बोला कि चलो इसको हम लोग मान लेते हैं 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, और इसने बोला जैसे इसने 100 ऐड कर दिया, इसने भी 100 ऐड कर दिया, तो ये बन जाएगा 373.15 केल्विन। तो ये 3 स्केल है, पानी जहाँ पे फ्रीज होता है से लेके पानी जहाँ पे बॉईल होता है, यहाँ पे देखो 100 डिग्री सेंटीग्रेड का यहाँ पे डिफरेंस है। और वैसे ही केल्विन में भी डिफरेंस कितना है, 100 का, लेकिन इसमें डिफरेंस कितने का है, 180 का। पानी जहाँ पे फ्रीज होता है से लेके पानी जहाँ पे बॉईल होता है, इसके बीच का डिफरेंस कितना है, 180। ये डिफरेंस याद रखना है हमको, ठीक है। इस डायग्राम को बना लो, यहाँ पे लिख लेना फ्रीजिंग पॉइंट, इसको बोलेंगे हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, और इसे हम कहेंगे बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। और ये फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट किसके हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे है। प्रेशर चेंज होता है ना, तो ये बॉइलिंग पॉइंट भी चेंज हो जाता है। तो एक है बॉइलिंग पॉइंट और एक है फ्रीजिंग पॉइंट। तो अब हम, हमारे पास एक क्वेश्चन आएगा, हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है। आप लोग मॉल में जाते हैं चेक करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं चेक करते हैं, ह्यूमन है, हेल्दी है, तो उसका टेम्परेचर कितना होगा। उसका जो टेम्परेचर होता है ह्यूमन का, ह्यूमन बीइंग्स का,
ह्यूमन बींग्स का टेम्परेचर अगर डिग्री सेंटीग्रेड में बोलोगे तो वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, और अगर फ़ारेनहाइट में मेजर करोगे तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट ये हेल्दी ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर होना चाहिए। चलो मुझे ना ये वैल्यू याद नहीं है, मुझे ये वाली वैल्यू जो है ना ये याद नहीं है। अगर मुझे सिर्फ 37 डिग्री सेंटीग्रेड में पता है, डिग्री सेंटीग्रेड में, और मुझे पूछ लिया कि बताओ वो फ़ारेनहाइट में कितना होगा, तो मुझे निकालने के लिए उसको एक पता होना चाहिए फॉर्मूला। तो फॉर्मूला हम लोग देख लेंगे। एक ही फॉर्मूला बताऊंगा जो सब में एप्लीकेबल होगा, दुनिया की कोई सी भी यूनिट। पता है टेम्परेचर मेजर करने की एक और यूनिट है, ल्यूमर। ल्यूमर, इसमें पानी जमता है 0 डिग्री ल्यूमर पे, और पानी बॉयल होता है 80 डिग्री ल्यूमर पे। तो ऐसी भी एक यूनिट है, आप चाहो तो बाद में इसमें भी निकाल सकते हो, वो मैं आपको एक यूनिवर्सल फॉर्मूला दे दूंगा। तो लिखिएगा डायग्राम ये सब बनाने के बाद, टेम्परेचर ऑन वन स्केल कैन बी कन्वर्टेड, temperature on one scale can be converted into other scale by using following relation. By using following relation. देखो इसको मैं बोलता हूं LFP, LFP, और इसको मैं बोलूंगा USP, अपर फिक्स्ड पॉइंट, लोअर फिक्स्ड पॉइंट। मैं इसका बस नाम लिख देता हूं, लोअर फिक्स्ड पॉइंट। हमने क्या किया, दो फिक्स्ड पॉइंट ले लिए, एक लोअर फिक्स्ड पॉइंट है, अपर फिक्स्ड पॉइंट है। आपको बस ये पता होना चाहिए डिग्री सेंटीग्रेड में लोअर फिक्स्ड पॉइंट कौन सा है, 0, और अपर कौन सा है, 100। फ़ारेनहाइट में क्या है, 32, और अपर क्या है, 212। इसमें 273 और ऊपर वाले क्या है, 373। 0.15 याद नहीं रखोगे तो भी चल जाएगा, 273 373, बस इतना आप लोगों को याद रखना है। अब देखो एक छोटा सा लॉ है, वो लॉ ये कहता है कि आपको जिसमें भी टेम्परेचर पता हो, रीडिंग इन एनी स्केल, ये फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं, रीडिंग इन एनी स्केल स्केल माइनस LFP ऑफ सेम स्केल डिवाइडेड बाय UFP माइनस LFP। यानी क्या लिखा, रीडिंग इन एनी स्केल माइनस LFP अपॉन UFP माइनस LFP। छोटा सा फॉर्मूला है, बस इसी छोटे से फॉर्मूले से आप जिस भी टेम्परेचर को जिस भी यूनिट में चाहो उसमें कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो चलो इसको हम लोग कन्वर्ट करके देखते हैं। जैसे कि अगर मैंने आपसे बोला, सॉरी, इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, ये एक कांस्टेंट वैल्यू है, ये एक कांस्टेंट वैल्यू है। अब देखो इसी, अगर ये कांस्टेंट है, मैंने किसी एक पर्टिकुलर स्केल का नाम ही लिखा है, तो ये फॉर्मूला किसके लिए एप्लीकेबल होगा, डिग्री सेंटीग्रेड के लिए भी, फ़ारेनहाइट के लिए भी, और साथ ही साथ केल्विन के लिए भी। और इसकी वैल्यू क्या होती है, हमेशा कांस्टेंट। तो देखो अगर डिग्री सेंटीग्रेड में रखोगे टेम्परेचर को, माइनस ऊपर में क्या आ जाएगा, LFP क्या होता है सेंटीग्रेड के लिए, लोअर फिक्स्ड पॉइंट क्या है सेंटीग्रेड के लिए, 0, डिवाइडेड बाय, इसके लिए अपर फिक्स्ड पॉइंट क्या है सेंटीग्रेड में, अपर फिक्स्ड 100, माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट, लोअर फिक्स्ड पॉइंट क्या है 0, इज इक्वल्स टू, अगर ये फॉर्मूला सबके लिए एप्लीकेबल है तो आप फ़ारेनहाइट में भी रखोगे तो सेम फॉर्मूला आएगा। तो अगर आपने फ़ारेनहाइट में रखा है, फ़ारेनहाइट में क्या होता है, लोअर वाला 32, अपर वाला 212, फिर से लोअर वाला 32, इज इक्वल्स टू, केल्विन में रखते हैं, अगर आपने केल्विन में रखा, माइनस 273 अपॉन 373 माइनस 273 इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। अगर ल्यूमर में बोलता तो आप क्या लिखते हैं, डिग्री ल्यूमर माइनस 0 अपॉन 80 माइनस 0, उसको भी लिख सकते हैं। देखो कितना इजी है। अब अगर मैं आपको बोलूं कि आपको डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, तो आप इस वाले रिलेशन का यूज करोगे। अगर मैं आपको बोलूं फ़ारेनहाइट को केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो आप इस वाले रिलेशन का यूज करोगे। और डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन में ये बहुत इजी रिलेशन है, इसको मैं बता दूंगा बाद में। बस 273 ऐड करो, डिग्री सेंटीग्रेड क्या बन जाता है, केल्विन बन जाता है। तो ये वाला रिलेशन याद हो गया क्या, इसको बिना देखे भी आप लोग लिख सकते हैं।
फॉर्मूला क्या था, जिसमें भी आपको टेम्परेचर लिखना है उसमें टेम्परेचर लिख लो माइनस उसी स्केल का लोअर फिक्स पॉइंट डिवाइडेड बाय अपर माइनस लोअर फिक्स पॉइंट। कितना इजी है। अगर हम फ़ारेनहाइट की बात करेंगे तो डिग्री फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर -32 डिवाइडेड बाय 212 माइनस 32। अगर हम केल्विन में बात करेंगे तो केल्विन में टेम्परेचर -273 डिवाइडेड बाय 373 माइनस 273। देखो कुछ कुछ बुक्स में ना इसको डायरेक्ट ऐसा लिख देता है, डायरेक्ट क्या लिखा है ऊपर में, इसको मैं सीधा डिग्री सेंटीग्रेड लिख दूं, नीचे में क्या हो जाएगा 100 इज इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा डिग्री फ़ारेनहाइट -32 डिवाइडेड बाय 180, ये कितना हो जाएगा k -273 डिवाइडेड बाय 100। डायरेक्ट ऐसा लिख देता है। उसके बाद तीनों में देखो नीचे में कुछ कॉमन निकल रहा है, क्या कॉमन निकल रहा है, क्या कॉमन निकल रहा है 100, इसमें 100 कॉमन नहीं निकल रहा है, सब में 20 कॉमन निकल रहा है। देखना 20 से सब में डिवाइड कर सकते हो, 20 से ऊपर किसी और में डिवाइड नहीं कर। अरे ऐसी करके देख लो ना, एक जीरो से एक जीरो कट गया, अब 2 से ये 5 बार जाएगा, ये 9 टाइम्स जाएगा, ये 5 टाइम्स जाएगा। तो फॉर्मूला ना डायरेक्ट उसमें ऐसा लिखा है, तो देखिए घबराना नहीं है, जो मैंने लिखवाया है ना वही है ये, उसमें उन्होंने उसको और सिंप्लीफाई कर दिया है। तो नीचे बन जाता है 5, इसमें बन जाता है 9, इसमें भी क्या बन जाता है 5, इसी को मैंने ये लिख दिया। तो ये छोटा सा प्रिसाइज आपको फॉर्मूला दिखता है, जब भी आप देखोगे ना डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करो, तो इस वाले रिलेशन को मैंने ऐसा लिख दिया है। ठीक है, नेक्स्ट चलो। तो मेरा ये जो क्वेश्चन था, ह्यूमन बीइंग का टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में 37 है, इसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। तो देखो ये वाले रिलेशन का मैं यूज करूंगा, ये वाले रिलेशन का, तो इस रिलेशन को मैं एज इट इज वहां पे लिख लेता हूं, इस रिलेशन को मैं एज इट इज वहां पे लिख लेता हूं। ये देखो इस रिलेशन को मैंने एज इट इज यहां लिखा, टेम्परेचर किसमें दिया है डिग्री सेंटीग्रेड में, तो डिग्री सेंटीग्रेड की जगह लिख लो 37 डिवाइडेड बाई क्या है 5 इज इक्वल्स टू, डिग्री फ़ारेनहाइट में तो निकालना है, तो इसको मैं x मान लेता हूँ, डिग्री फ़ारेनहाइट में जो आएगा उसको x मान लिया, -32 डिवाइडेड बाई 9। इसको सॉल्व करेंगे और जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे ना तो आपको क्या मिलेगा, x इज इक्वल्स टू 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये अपने आप मिल जाएगा, आप सॉल्व करके देख लेंगे। तो ये क्वेश्चन आ चुका है एक बार, ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, इसे आप फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करके बताइए। तो फॉर्मूला सेम लगाना, लेकिन फिर बुरा भाग नहीं करना, सीधा ही आप लिख देना क्योंकि यही होता है 37 को कन्वर्ट करने पे 98.6 फ़ारेनहाइट। ठीक है, यही है जो बोलते हैं ना 101 बुखार है, 102 103 किसमें मेजर करते हैं डिग्री फ़ारेनहाइट। अभी तक किसी बच्चे ने बताया नहीं मुझे कि हम जब प्रेशर से हवा भरते हैं, जो रीडिंग जो लेता है इंस्ट्रूमेंट, उसकी यूनिट क्या होती है, किलो पास्कल, मेगा पास्कल, बार, गीगा पास्कल, वो देख के आना है आप लोगों को, नहीं तो कल लगाना है, आपको देख के बताना है। चलो एक बात बताओ मुझे, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखिएगा, एक क्वेश्चन, एट व्हाट टेम्परेचर, एट व्हाट, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, एट व्हाट टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड and degree Fahrenheit gives same reading, पहले तो क्वेश्चन को समझो, ये दोनों ना उच्च पटांग चलते हैं, ये बोलता है कि पानी कितने पे जमता है 0 पे, और ये क्या बोलता है पानी कितने पे जमता है 32 पे, अलग अलग इनकी यूनिट, वो बोलता है बॉयल का बोलता है 100 पे, ये बोलता है नहीं बॉयल होता है 212 पे। कोई तो एक ऐसा टेम्परेचर होगा जिसपे ये दोनों ना सेम चीज बोलेंगे, हाँ यार इस एक्स टेम्परेचर पे डिग्री सेंटीग्रेड में लिखो तो भी वही, और फ़ारेनहाइट में लिखो तो भी वही आंसर आएगा, कुछ तो ऐसा होगा। चलो उसी को हम लोग निकालते हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो ये एक ऐसा टेम्परेचर है जिसपे ना डिग्री सेंटीग्रेड में रखो तो भी वही मिलता है, फ़ारेनहाइट में रखो तो भी वही मिलता है। इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, एक्स डिग्री सेंटीग्रेड डिवाइडेड बाई 5 is equals to डिग्री फ़ारेनहाइट -32 डिवाइडेड बाई 9। इस फॉर्मूले को मैं डायरेक्ट लिखा करूंगा, इनके बीच रिलेशन नहीं है। अब तुम टेम्परेचर को चाहे सेंटीग्रेड में लिखो चाहे फ़ारेनहाइट में, एक ही वैल्यू मिलती है हमेशा, तो मैं दोनों की जगह पे x लिख दूं,
तो दोनों की जगह पे मैंने x लिख दिया, तो x बाई 5 इज इक्वल टू x माइनस 32 डिवाइडेड बाई 9। यहां जाके ये हो जाएगा क्या, 9x इज इक्वल टू 5x माइनस कितना हो जाएगा ये 32 इंटू 5। ये इस साइड आके क्या बन जाएगा 4x इज इक्वल टू माइनस 32 इंटू 5। या 4 से डिवाइड करोगे इसकी मल्टीप्लाई मिल जाएगी। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू माइनस 32 इंटू 5 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 4। 4 से ये 8 टाइम्स जाएगा, तो x इज इक्वल टू क्या मिला माइनस 40। माइनस 40, तो माइनस 40 एक ऐसा है वैल्यू, अगर आप 40 माइनस 40 डिग्री सेंटीग्रेड लिखो या माइनस 40 डिग्री फ़ारेनहाइट लिखो, दोनों की वैल्यू सेम आती है। बच्चे क्वेश्चन को समझे नहीं। देखो हमारे शरीर का टेम्परेचर कितना होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, और फ़ारेनहाइट में वो कितना आता है 90। तो कौन सा टेम्परेचर होगा जो सेंटीग्रेड में भी उतना ही आएगा और फ़ारेनहाइट में भी उतना ही आएगा, वो टेम्परेचर कौन सा होता है -40। ये इसको उल्टा करके मैं बताता हूँ आपको, -40 डिग्री सेंटीग्रेड को प्लीज आप फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कीजिए। फॉर्मूला क्या लगाएंगे, डिग्री सेंटीग्रेड बाई 5 इज इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 डिवाइडेड बाई 9। इसको कन्वर्ट करना है -40 को रख देते हैं यहाँ पे, -40 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 डिवाइडेड बाई 5, सॉरी 9। ये 9 इधर जाएगा, डिग्री फ़ारेनहाइट कितना हो जाएगा -40 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 5। ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 32। तो डिग्री फ़ारेनहाइट 5 से 8 टाइम्स चला जाएगा, 9 8 9 से 72 माइनस 72 प्लस 32। तो डिग्री फ़ारेनहाइट में आंसर कितना है -40 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो -40 एक ऐसा यूनिक टेम्परेचर है जो डिग्री सेंटीग्रेड में भी -40 है और फ़ारेनहाइट में भी -40 है। हमारी बॉडी का टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में कितना है 37 और फ़ारेनहाइट में कितना है 98.6। लेकिन अगर इस पेन का टेम्परेचर -40 हो जाए, -40 डिग्री सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट वाला भी क्या बोलेगा -40 फ़ारेनहाइट। क्या क्वेश्चन समझ में आया, क्या उसका सॉल्यूशन समझ में आया, ठीक है। हर बार आपको डिग्री सेंटीग्रेड देगा और बोलेगा फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करो। इसी एक क्वेश्चन में उसने बोला कि कब इन दोनों की वैल्यू सेम होगी, तो मैंने दोनों की वैल्यू x रख दी। ये देख, दोनों की वैल्यू को मैंने क्या रख दिया x, पता चल गया मुझको कि किस टेम्परेचर पे दोनों की वैल्यू सेम आती है। ठीक है, चलिए लिखिएगा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नहीं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास। थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, थर्मल एक्सपेंशन। बुक्स में ये थर्मल एक्सपेंशन के नाम से दिया हुआ है, अदरवाइज थर्मल कॉन्ट्रैक्शन भी होता है। अच्छा, कितने लोगों ने ये बात नोटिस की है कि जब भी वो किसी ओवरब्रिज पे चढ़ते हैं तो शुरुआत में तो रोड एकदम फ्लैट होती है, बीच में कहीं कोई ऐसी लाइन नहीं आती, पर जैसे जैसे आप ओवरब्रिज में चढ़ते हो देखना बीच में ना रोड ऐसी टूटी हुई होती है, वो पार्ट पार्ट से मिला के बनाते हैं। अगर कभी भी ओवरब्रिज पे जाओगे तो देखना बीच में से लोहे की पट्टियां आती हैं। जैसे कि आप ओवरब्रिज पे चढ़ रहे हैं ना, ये ओवरब्रिज को मैं ऊपर से दिखा रहा हूँ, इसमें ना बीच में ऐसी लोहे की ऐसी पट्टियां होती है, इसके बीच से ना इसमें बीच में गैप होता है। यहाँ पे भी कुछ दूरी के बाद फिर आपको ऐसा दिखाई देगा 25-30 मीटर दूरी के बाद। तो ये गैप क्यों होता है, और जब हम लोग रेल की पटरियां बिछाते हैं ना, तो ये एक पटरी बिछाई गई, दूसरी पटरी को कभी भी इससे चिपका के नहीं लगाते हैं। हम इसको कैसे लगाते हैं, थोड़ी सी डिस्टेंस पे लगाते हैं, ये थोड़ी सी डिस्टेंस, ये गैप हम छोड़ देते हैं। उसके बाद एक और चीज देखना, आपने अगर नोटिस की होगी कि जो कंक्रीट की सड़क बनती है, सीमेंट की सड़क, तो सीमेंट की सड़क जब भी बनती है ना, तो देखना जैसे कि मान लो ये कंक्रीट की सड़क है, तो बीच में आपको एक लाइन दिखेगी, उसके बाद यहाँ पे ऐसी लाइन दिखेगी, यहाँ पे ऐसी लाइन दिखेगी, ऐसी लाइन दिखेगी। तो सड़क को भी बीच बीच में गैप बनाया जाता है। वो गैप बनाने के लिए लोग क्या करते हैं, जब इसको बनाते हैं सीमेंट डालते हैं, तभी लकड़ी की एक पटिया डाल देते हैं यहाँ पे, बाद में पटिया निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे खाली जगह बच जाती है, उसमें मिट्टी भर देते हैं।
बेटा सर क्यों करते हैं, गैप क्यों दिया जा रहा है? गलत, विंटर में एक्सपांड नहीं होता, समर सीजन में एक्सपांड होता है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है ना, तो जनरली बॉडीज की टेंडेंसी क्या होती है, एक्सपांड होने की। आप लोग खुद देखो, जब बहुत ठंडी का समय था, आप लोग कैसे एक बेंच में 6 6 लोग बैठते थे, लेकिन अब गर्मी का सीजन आ गया तो देखो कैसे दूर दूर बैठ रहे हैं, आप लोग खुद एक्सपांड हो जाते हैं। तो ऐसे जितने भी मटेरियल्स हैं, वाटर एक्सेप्शन है, ठीक है। वाटर जैसे ही फ्रीज होता है ना, तब उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, तब वो एक्सपांड होता है, तभी तो बर्फ पानी का रहता है। वॉल्यूम, सॉरी, वाटर जो है वो एक्सेप्शन है। जनरली क्या होते हैं, हर बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वो एक्सपांड होता है। पानी का देखो, जैसे फ्रीज हो रहा है तो एक्सपांड होता है, तो वो एक्सपांड हो रहा है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, थर्मल एक्सपांशन। एक्सपांशन तो हो रहा है, लेकिन वो किसके कारण हो रहा है, थर्मल एक्टिविटीज के कारण, यानी कि टेम्परेचर को ऊपर नीचे करने के कारण एक्सपांशन हो रहा है। और हर केस में क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाने पे ही एक्सपांशन हो रहा है। अलग अलग मटेरियल का एक्सपांशन भी अलग अलग होता है। तो ओवरब्रिज में ये गैप इसीलिए दिया जाता है कि ये कंक्रीट भी थोड़ा सा एक्सपांड होगा, ये कंक्रीट भी थोड़ा सा एक्सपांड होगा, बीच में जो जगह है ना उसको फिल कर लेगा। अगर ये जगह नहीं छोड़ेंगे ना, तो ये इतना फोर्स लगाएंगे एक दूसरे के ऊपर कि क्रैक हो जाएगा, ओवरब्रिज क्रैक हो जाएगा। वही सीन हमारी सड़क पे भी होता है, कंक्रीट की सड़क पे और रेलवे की पटरी में भी। इन दोनों के बीच गैप रखते हैं, गर्मी में गैप ना खत्म हो जाता है। अगर ये गैप नहीं देंगे तो पटरी एक दूसरे के ऊपर बहुत फोर्स लगाएगी, हो सकता है एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाए। इसलिए गैप देते हैं थर्मल एक्सपांशन को, मतलब कंपनसेट करने के लिए। तो थर्मल एक्सपांशन की वैल्यू कितनी होती है वो सब हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि एक मेटल का पेन है, अलग अलग मेटल का अलग अलग एक्सपांशन होता है। अभी ये कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे है। मैं इसे 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे लेके जाऊंगा। अगर ये आयरन का बना होगा तो हो सकता है इसमें 5 mm का एक्सपांशन हो। अगर ये सिल्वर का बना होगा तो हो सकता है इसमें 8 mm एक्सपांशन हो सकता है कि ये गोल्ड का बना है तो इसमें 12 mm का एक्सपांशन हो। हर मटेरियल का अलग अलग एक्सपांशन होता है। ये वैल्यू हमने एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करके रखी हुई है। ये वैल्यू हमने एक्सपेरिमेंटली रखी हुई है, आपको बस इसकी वैल्यू पुट करना है और आंसर करके पहुंचना है। ठीक है, क्वेश्चन आपको बड़ा इजी आएगा कि ये स्टील की एक बार है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ने एक्सपांड होती है। हमने 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ा दिया, बताओ कितनी एक्सपांड होगी। बस बुरा बात करना, आंसर है। तो लिखिएगा थर्मल एक्सपेंशन में when matter is heated, when matter is heated। अच्छा एक बात बताओ, जब भी हम किसी बॉडी को हीट प्रोवाइड करेंगे क्या उसका टेम्परेचर बढ़ेगा? ये हमेशा पॉसिबल नहीं है। एक बार ऐसा भी आएगा कि हम टेम्परेचर को कंटिन्यूसली देते जाएंगे लेकिन उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। ऐसा कब होता है? जब कोई चीज या तो फ्रीज हो रही हो या बॉईल हो रही हो। जो हम हीट प्रोवाइड करते हैं ना, वो फेज चेंज में यूज हो जाती है। हीट के दो ही काम है, या तो टेम्परेचर को बढ़ाओ या तो फेज को चेंज करो। तो जब हम पानी गर्म करते हैं ना, जैसे अपने बर्नर जलाया, 20 डिग्री सेंटीग्रेड पानी था, हीट मिल रही है, तो एज अ रिजल्ट क्या करेगा, वो अपना टेम्परेचर बढ़ाएगा, टेम्परेचर बढ़ाएगा, फिर कहाँ तक, 100 तक। क्या 110 डिग्री टेम्परेचर का पानी हो सकता है आपके पॉट में? नहीं। तो वो जो हीट मिल रही है उससे वो क्या करेगा, वेपोराइज होना शुरू हो जाएगा और टेम्परेचर वहां पे फिक्स होगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जरूरी नहीं है कि आप हीट देंगे तो हमेशा टेम्परेचर बढ़े। तो हम ना यहाँ पे एक वर्ड यूज करा करेंगे कि अगर हमने हीट दी और बॉडी का फेज चेंज नहीं हो रहा है तो ऑब्वियसली उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। ठीक है, तो लिखिएगा व्हेन मैटर इज हीटेड विदाउट एनी चेंज इन इट्स स्टेट। देखो स्टेट में चेंज नहीं हो रहा है, मतलब उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, हीट देने पर, हीट देने पर उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। When matter is heated without any change in its state, comma, it usually expands. It usually expands. It usually expands. Full stop. It is called thermal expansion. It is called thermal expansion. Thermal expansion. अच्छा क्या लगता है ये किसमें ज्यादा होता होगा, सॉलिड्स में ज्यादा होता होगा या गैसेस में ज्यादा होता होगा? किसमें ज्यादा होता होगा, किसमें कम होता होगा? किसमें मॉलिक्यूलर फोर्सेस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत स्ट्रांग होते हैं? सॉलिड्स में इतने ज्यादा होते हैं कि टेम्परेचर से वो बहुत ज्यादा उसमें इलॉन्गेशन नहीं होगा। तो जब भी आप टेम्परेचर देंगे ना, तो सॉलिड्स में थर्मल एक्सपांशन कम होता है, सबसे कम।
लेकिन गैसेस को थोड़ी सी हीट दो वो बहुत ज्यादा एक्सपांड हो जाती है, क्योंकि उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत कम है ना, मॉलिक्यूल्स फ्री है कहीं भी रैंडमली मूव करने के लिए। तो मैक्सिमम किसमें होता है? गैसेस में। और लिक्विड्स में क्या होगा? इन बिटवीन। हमें तो या तो मैक्सिमम चाहिए तो मिनिमम चाहिए। चलिए लिखिएगा आगे। थर्मल, इसको लिख लो, थर्मल एक्सपांशन इज मैक्सिमम फॉर गैसेस एंड मिनिमम फॉर सॉलिड। स्टार्ट पॉइंट बना के लिख लो। उसके बाद हम लिखेंगे, अब हम गैसेस के बारे में अभी नहीं पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं सॉलिड्स के बारे में। तो सॉलिड में कितने टाइप का थर्मल एक्सपांशन होता है? थर्मल एक्सपांशन, अच्छा देखो, एक ये बॉडी थी, पहले ये उसका साइज था, अब उसका साइज ये हो गया है, तो उसकी क्या बढ़ गई है? लेंथ बढ़ गई है, इसकी सिर्फ लेंथ बढ़ी है। लेकिन मान लो कोई बॉडी ऐसी थी, थोड़ी देर के बाद वो ऐसी हो गई, तो इसका क्या बढ़ गया है? इसका एरिया बढ़ गया है। और अगर कोई चीज फूल गई है, जैसे किशमिश को पानी में डालते हैं हम, थोड़ी देर बाद वो फूल जाती है, उसका क्या चीज हो गया? वॉल्यूम चेंज हो गया। अगर एक डायमेंशन में चेंज हुआ है तो उसको कहेंगे लीनियर एक्सपांशन। अगर उसके दो डायमेंशन में चेंज हुआ है, अगर एक प्लेट है तो उसका तो दो डायमेंशन चेंज होगा, तीसरा में भी चेंज होगा लेकिन नेग्लिजिबल होगा यार। पता है इसका डायमीटर भी बड़ा होगा, लेकिन इतना कम बड़ा होगा ना लेंथ के कंपैरिजन में कि हमने उसको नेग्लेक्ट कर दिया। तो ये क्या है? लीनियर एक्सपांशन। ये क्या है? एरिया एक्सपांशन। और तीसरा हम क्या पढ़ेंगे? वॉल्यूम एक्सपांशन। तीनों के लिए फॉर्मूले बिल्कुल सेम, तीनों का फॉर्मूला सेम आएगा लिखना। चलिए सबसे पहले लिखेगा, एक है लिख लेते हैं, थर्मल एक्सपांशन ऑफ सॉलिड्स आर ऑफ थ्री टाइप्स। थर्मल एक्सपांशन ऑफ सॉलिड्स आर ऑफ थ्री टाइप्स। थ्री टाइप्स। वायर की लेंथ इतनी थी, वो बढ़ के इतनी होगी, तो इसमें लीनियर एक्सपांशन। नंबर वन है लीनियर एक्सपांशन, इसमें लिखिएगा, व्हेन अ सॉलिड इज हीटेड, when a solid is heated and its length increases, and its length increases, then it is called, linear expansion. Linear expansion. देखो ये पहले हमारा कोई वायर था या कोई रॉड थी जिसकी लेंथ क्या थी? एल नॉट। नॉट वर्ड हम किस लिए लगाते हैं? इनिशियल के लिए। तो पहले इसकी लेंथ एल नॉट थी, हमने इसका टेम्परेचर बढ़ा दिए, चेंज इन टेम्परेचर, डेल्टा टी क्या है? चेंज इन टेम्परेचर, तो इसकी लेंथ भी बढ़ जाएगी। इसकी लेंथ कितनी बढ़ गई? डेल्टा एल। तो इसकी फाइनल लेंथ कितनी हो जाएगी? एल नॉट प्लस डेल्टा एल। तो हमारे पास फॉर्मूला है डेल्टा एल का। तो अगर हमारे पास डेल्टा एल है, एल नॉट पता है, तो हम एल भी बता सकते हैं। तो डायरेक्ट फॉर्मूला लिखेंगे, चेंज इन लेंथ, change in length delta L, is equals to L naught alpha delta T। L naught alpha delta T। अच्छा एक बात बताओ, जैसे चींटी की भी हाइट बढ़ती है, हाथी की भी हाइट बढ़ती है, जो पहले से ज्यादा बड़ा है उसकी हाइट ज्यादा बढ़ेगी। तो वैसे ये जो डेल्टा एल है ना, सबसे पहले तो ये इनिशियल लेंथ पे डिपेंड करता है। भाई टेम्परेचर बढ़ाओगे तो 5 मीटर की चीज 6 मीटर की हो जाएगी, लेकिन 500 मीटर की चीज कितनी की हो जाएगी? 600 मीटर की। तो चेंज इन लेंथ इसमें 1 मीटर है और उसमें 100 मीटर है। तो चेंज इन लेंथ किस पे डिपेंड करता है? ओरिजिनल लेंथ पे। दूसरी चीज, जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे लेंथ भी उतनी ज्यादा चेंज होगी। और उसके बाद तीसरा क्या आता है? एक कोफिशिएंट होता है। वो कोफिशिएंट हर मटेरियल के लिए अलग अलग है, इसे हम अल्फा कहते हैं।
इन तीनों के ऊपर डिपेंड करता है कि चेंज इन लेंथ कितना हुआ। ये क्या बताता है हमको, 1 डिग्री सेंटीग्रेड में कितना चेंज हुआ है लेंथ, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कांस्टेंट, इसका नाम बताऊंगा। तो इन तीनों पे डिपेंड करता है, तो हमने लिख दिया डेल्टा एल इज इक्वल्स टू एल नॉट अल्फा डेल्टा टी। क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा कि ये स्टील है, स्टील के लिए अल्फा की वैल्यू इतनी रहती है, आपको ये दिया रहेगा अल्फा, इसकी ओरिजिनल लेंथ इतनी थी और हमने इतना चेंज इन टेम्परेचर किया, बताओ लेंथ में चेंज कितना आएगा। बहुत इजी है ये। तो चेंज इन लेंथ इतना आ गया, वेयर, लिखते जाओ वेयर एल नॉट इज इनिशियल लेंथ या ओरिजिनल लेंथ, जो भी बोलना चाहो, डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर, अल्फा कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, इसकी वैल्यू एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट की गई है हर मटेरियल के लिए, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। तो चलिए बताइए फाइनल लेंथ कितनी हो जाएगी, फाइनल लेंथ एल इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एल नॉट प्लस डेल्टा एल, यानी कि एल नॉट प्लस एल नॉट अल्फा डेल्टा टी, या इसी को मैं क्या लिख सकता हूं, एल इज इक्वल्स टू एल नॉट कॉमन 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो बस ये छोटा सा फॉर्मूला है, लेकिन इसके आगे हम लोग एक डेरिवेशन करने वाले हैं, और वो डेरिवेशन स्कूल में कराई ही इसीलिए जाती है कि उसके एग्जाम में पूछता है। तो अल्फा के बारे में हमने जान लिया, ऐसी बीटा मिलेगा हमें किसमें, जब हम एरिया का एक्सपेंशन देखेंगे, और गामा मिलेगा किसमें, जब हम वॉल्यूम का एक्सपेंशन देखेंगे। उसके बाद अल्फा बीटा गामा में हमें रिलेशन निकालना है जो एग्जाम में पूछता है, ठीक है। चलिए अगला लिखिएगा एरिया एक्सपेंशन। नेक्स्ट है एरिया एक्सपेंशन, नंबर 2 एरिया एक्सपेंशन, एरिया एक्सपेंशन में क्या होता है, ये हमारी एक प्लेट थी, थोड़ी देर के बाद ना इसका जो साइज है वो ये हो गया, इसका साइज ये है, इसकी जो पुराना एरिया था वो कितना था, ए नॉट, अब जो फाइनल इसका एरिया हुआ है ना उसे हम क्या कहेंगे, ए, ठीक है। लिखिएगा एरिया एक्सपेंशन डैश करके, व्हेन द एरिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट changes with increase in temperature, when the area of an object changes with increase in temperature, then it is called area expansion, फॉर्मूला बिल्कुल सेम रहेगा, चेंज इन एरिया यानी कि डेल्टा ए इज इक्वल्स टू, वहां पे हमने फॉर्मूला क्या देखा था, एल नॉट अल्फा डेल्टा टी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए नॉट बीटा डेल्टा टी। पेज पलट के देख लेना, बिल्कुल जैसा फॉर्मूला पहले था इस बार भी, लेकिन इस बार लेंथ की जगह पे एरिया है तो कांस्टेंट भी चेंज हो जाएगा। तो जहां पे आप लोग लिख लेना, ए नॉट क्या चीज है, इनिशियल एरिया, डेल्टा टी क्या है, चेंज इन टेम्परेचर, और बीटा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन, देयरफॉर फाइनल एरिया ए इज इक्वल्स टू ए नॉट प्लस डेल्टा ए इज इक्वल्स टू ए नॉट प्लस ए नॉट बीटा डेल्टा टी, ए नॉट कॉमन 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। नया वाला एरिया हम ऐसे निकालेंगे। यहाँ पे किसी को कोई भी समस्या तो अच्छा, यहाँ तक से तो क्लियर है, एरिया उसका ए नॉट से ए हो गया, मतलब एरिया कितना चेंज हुआ है, डेल्टा ए के लिए फॉर्मूला दिया हुआ है, ओरिजिनल एरिया मल्टीप्लाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन टेम्परेचर।
डेल्टा ए निकालेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे और हमारे पास फाइनल एरिया आ जाएगा, फाइनल एरिया। तो यहाँ पे हमारा फोकस किस पे होना चाहिए, बीटा पे। बीटा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपांशन। ये कोफिशिएंट जिसके लिए जितना ज्यादा होता है ना, उसका एरिया उतना ही ज्यादा चेंज होता है। आपको एक चीज पता होगी कि सीमेंट के अंदर हम लोग स्टील के सरिया लगाते हैं। आपको पता है जो सीमेंट है और जो आयरन है, मतलब जो स्टील रॉड उसमें रहती है, दोनों का थर्मल कोफिशिएंट की जो अल्फा की वैल्यू है ना, अल्फा दोनों के लिए सेम होती है। अदरवाइज क्या होता, अगर मान लो कंक्रीट नहीं ज्यादा है, कंक्रीट तो फैल गया, अगर अंदर का स्टील फैला ही तो अंदर में क्रैक्स डेवलप हो जाएंगे। दोनों के लिए अल्फा की वैल्यू बिल्कुल सेम होती है, एक साथ एक्सपांड होते हैं, एक साथ वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, इसलिए क्रैक्स वगैरह नहीं आते। अंदर में आप डाल देना कॉपर की या सिल्वर की रॉड, के बाद देखना कैसे क्रैक्स आते हैं। ठीक है, हाँ जाइए, पूछने की जरूरत नहीं है कभी भी। थर्ड लिखेगा वॉल्यूम एक्सपांशन, थर्ड लिखेगा वॉल्यूम एक्सपांशन, वॉल्यूम एक्सपांशन, वॉल्यूम का एक्सपांशन। पुराना वॉल्यूम कितना रहा होगा, वी नॉट। जैसे ही हमने इसको टेम्परेचर दिया, मतलब इसमें चेंज इन टेम्परेचर आया, तो नया वाला वॉल्यूम कितना हो गया, वी। मैं लिख सकता हूँ यहाँ से v इज इक्वल टू क्या होगा, वी नॉट प्लस डेल्टा वी। कौन 3D डायग्राम बनाए इसमें, इसी से याद रख लेना आप लोग। चेंज इन वॉल्यूम इज गिवन बाय, क्या हो जाएगा फॉर्मूला, गेस करो। हाँ, प्लस नहीं, डेल्टा वी, वी नॉट गामा डेल्टा टी। तीन ही तो क्वांटिटी आ रही है बार बार, एक कोफिशिएंट, चेंज इन टेम्परेचर और पुराना वाला वॉल्यूम या पुराना वाला एरिया या पुराना वाला लेंथ। जहां पे वी नॉट क्या है, इनिशियल वॉल्यूम, डेल्टा टी क्या है, चेंज इन टेम्परेचर, और गामा क्या है, कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन, वॉल्यूम एक्सपांशन, वॉल्यूम एक्सपांशन। तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि फाइनल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, फाइनल वॉल्यूम V इज इक्वल्स टू वी नॉट प्लस चेंज इन वॉल्यूम। वी नॉट प्लस चेंज इन वॉल्यूम क्या आया अभी, वी नॉट गामा डेल्टा टी। तो वी नॉट को कॉमन निकाल लेंगे, ब्रैकेट में बचेगा 1 प्लस गामा डेल्टा टी। बस इतने में हमारा काम खत्म हो जाएगा। बस इसके बाद छोटी सी डेरिवेशन है, छोटी सी डेरिवेशन, अल्फा बीटा गामा के बीच में रिलेशन, जो 99.9% चांस से पूछे गए। वी नॉट 1 प्लस गामा डेल्टा टी, तो अल्फा बीटा गामा तीनों आ चुके हैं हमारे पास। हो गया इतना, चलिए। अच्छा, अगर वॉल्यूम उसका बढ़ गया है तो उसकी डेंसिटी में क्या फर्क पड़ा होगा, डेंसिटी कम हो जाएगी। तो जो ये जो बॉटल है, इसी को अगर मैं बहुत सारा फैला दूं, इसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, ऑब्वियसली कम हो जाएगी। जितना ज्यादा उसको वॉल्यूम होगा उतनी उसकी डेंसिटी कम। तो डेंसिटी हम कैसे निकालेंगे, नई वाली कभी पूछा नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए कि अगर आप नई वाली डेंसिटी निकालना चाहो, तो नई वाली डेंसिटी के लिए फॉर्मूला हो जाएगा ये वाला, 1 प्लस गामा डेल्टा। नई वाली डेंसिटी कितनी हो जाएगी, माइनस ऑफ पुरानी डेंसिटी, 1 प्लस गामा डेल्टा टी। एक मिनट थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, मैंने डायरेक्ट इसी फॉर्मूला में पुट कर दिया। चेंज इन डेंसिटी का फॉर्मूला लिखना, चेंज इन डेंसिटी का, उसके बाद उसको भी लिख दूंगा। चेंज इन डेंसिटी, चेंज इन डेंसिटी होता है माइनस ऑफ दिस गामा डेल्टा टी। जैसे चेंज इन वॉल्यूम क्या था, वी नॉट गामा डेल्टा टी, वैसे चेंज इन डेंसिटी क्या होगा, गामा नॉट, सॉरी रो नॉट गामा डेल्टा टी। ये माइनस का सिंबल इसलिए आया, टेम्परेचर बढ़ेगा तो एक्सपांशन होगा, तो कोई भी चीज एक्सपांड एक्सपांड हो रही है मतलब उसकी डेंसिटी क्या हो रही है, कम हो रही है।
उसकी डेंसिटी कम हो रही है। 1 किलोग्राम की कोई चीज है, पहले इतनी जगह में थी, मतलब उसकी डेंसिटी ज्यादा है। अब 1 किलोग्राम की चीज इतनी जगह पे नहीं, मतलब उसकी डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम जो है कम हो गया। ठीक है, तो ये कभी पूछा नहीं, बट हो सकता है कभी पूछ ले चेंज इन डेंसिटी क्या होता है, तो बस इस जगह पे आप लोग डेंसिटी लिख देना माइनस साइन के साथ में। हमेशा डेंसिटी कम होती है जब वॉल्यूम बढ़ता है। चलिए नेक्स्ट लिखिएगा। अच्छा, इनकी यूनिट क्या हो जाएगी अल्फा बीटा गामा की? कोई देख के बता सकता है यहाँ से? आपको यहाँ से देख के ही समझ में आ जाना चाहिए कि इनकी यूनिट क्या हो सकती है। यहाँ से कोई अल्फा की यूनिट बताओ। चलो देखते हैं, इस फॉर्मूले में मैं पुट करता हूँ। चेंज इन लेंथ काय में आएगा वो? मीटर में। मीटर इज इक्वल टू ओरिजिनल लेंथ किस में होगी? मीटर में। अल्फा तो हमें निकालना है भाई। चेंज इन टेम्परेचर किस में होगा? केल्विन या डिग्री सेंटीग्रेड में? किस में लूँ मैं बताओ? चलो केल्विन में लेंगे हम, ये केल्विन में। तो अल्फा की यूनिट देखो, मीटर से मीटर तो कट गया, अल्फा की यूनिट क्या आ जाएगी? केल्विन इनवर्स। और अगर आपने डिग्री सेंटीग्रेड में लिया है तो डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स। ठीक है, अल्फा की यूनिट क्या हो जाती है? पर डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि ये बताता है कितना चेंज इन लेंथ हो रहा है पर डिग्री सेंटीग्रेड। आप उसको टोटल टेम्परेचर से मल्टीप्लाई कर देते हो, आपको टोटल चेंज मिल जाता है। तो स्टार पॉइंट बना के लिख देना, यूनिट्स ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा, units of alpha beta and gamma, units of alpha beta and gamma are या तो डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स या तो केल्विन इनवर्स, दोनों में आपको देखने के लिए मिलेगी, दोनों में केल्विन इनवर्स, केल्विन इनवर्स। ठीक है, हाँ फ़ारेनहाइट में भी हो सकता है, लेकिन हम लोग ना फ़ारेनहाइट का यूज ही नहीं करते हैं। चलो लिख लो, आपने बोला है। और डिग्री फ़ारेनहाइट इनवर्स, पर फ़ारेनहाइट को देखना हम लोग यूज ही नहीं करेंगे। चलिए लिखिएगा अगला स्टार पॉइंट। इनके बीच का रिलेशन ना मैं यही स्टार पॉइंट में लिखवा देता हूं। रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा इज, ताकि ना याद रहे, रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा इज अल्फा इज टू बीटा इज टू गामा इज इक्वल्स टू 1 इज टू 2 इज टू 3। इतना टफ याद रहेगा आपको रेशियो? अल्फा लेंथ की यूनिट मीटर, इसलिए 1। अगला है एरिया, मीटर स्क्वायर, पावर आ गया 2, तो देखो 2। अगला क्या है? गामा, वॉल्यूम के लिए है वो, तो क्यूब, मीटर का क्यूब, तो 3 आ गया। ठीक है, बस इसी को हमको ना डिराइव करना है, और वही पूछता है एग्जाम में। तो हम लोग ना दो चीजें डिराइव करेंगे, अल्फा और बीटा के बीच में रिलेशन, अल्फा और गामा के बीच में रिलेशन। अल्फा बीटा के बीच में रिलेशन निकालेंगे, अल्फा गामा के बीच में रिलेशन निकालेंगे। बीटा गामा के बीच में हमको 3 में मिल जाएगा, मुझे पता चल जाएगा अल्फा इज इक्वल टू हाउ मच बीटा और अल्फा इज इक्वल टू हाउ मच गामा, दोनों को हम इक्वेट करा देंगे। ठीक है, तो लिखिएगा हेडिंग है नेक्स्ट, रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा, रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। क्वेश्चन आपको ऐसा लिखा रहेगा, derive the relation between coefficient of linear expansion and coefficient of area expansion। आप बोलना कि सर आपने ये नहीं कराया था, आपने तो अल्फा और बीटा के बीच में कराया था। तो ये चाहो तो आप लोग लिख लो, रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन, है ना। चलो तो यहाँ पे देखो, इसको हम डिराइव कैसे करेंगे वो देखो। यहाँ पे ना ये एक हमारी प्लेट, इसकी पुरानी वाली जो लेंथ थी वो L0 बाई L0 ये थी। अच्छा, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? L0 का स्क्वायर। तो इसका पुराना वाला एरिया कितना हो जाएगा? L0 का स्क्वायर। बाद में पता है इसकी लेंथ कितनी हो गई? इधर भी बढ़ जाएगी और इधर भी बढ़ जाएगी। इसकी जो नई वाली लेंथ है ना वो अब हो गई कितनी? L। नई वाली लेंथ कितनी हो गई? L।
तो अब इसका फाइनल एरिया कितना हो गया, एल स्क्वायर। जितनों को ये बात समझ में आ गई उनका काम खत्म हो गया। अब हमें ना एक रिलेशन पता है, एल इज इक्वल्स टू एल नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। कितने बच्चों को रिलेशन पता है, अभी डिराइव किए हो थोड़ी देर पहले। अगर मैं दोनों साइड का स्क्वायर कर दूं तो इस साइड क्या मिल जाएगा, एल स्क्वायर। एल स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए। इधर क्या मिलेगा, एल नॉट का स्क्वायर, इसको क्या लिख सकता हूँ, ए नॉट। तो मैं यही काम करने वाला हूँ अभी, ठीक है। तो देखो दोनों साइड का अगर मैं स्क्वायर कर लूं तो इधर मिलेगा एल स्क्वायर इज इक्वल टू एल नॉट का स्क्वायर 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। इसका मैं डायरेक्ट स्क्वायर लिख दूं तो चलेगा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर यानी कि अल्फा स्क्वायर डेल्टा टी का स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू 1 इंटू अल्फा डेल्टा टी। आप लोग लिख लेना स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। उसके बाद देखो मैं इसको ऐसा लिखूंगा, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एल नॉट का स्क्वायर 1 प्लस 2 अल्फा 1 प्लस 2 अल्फा डेल्टा टी, और नीचे लिख दूंगा नेग्लेक्टिंग अल्फा स्क्वायर बिकॉज वेरी वेरी स्मॉल। एक बात बताओ, ये मेटल का पैन है, अगर मैं इसमें थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो क्या इसकी लेंथ इतनी चेंज हो जाएगी, नहीं होती ना। 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर वेरी करने पे इसकी लेंथ चेंज होकर आपको दिखेगी भी नहीं, 0.00001। तुमने यार उसका भी स्क्वायर कर दिया, वो तो और भी ज्यादा छोटा हो जाएगा। तो हम उसको क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर दिया, जिसमें अल्फा स्क्वायर आ रहा है तो हमने उसको नेग्लेक्ट कर दिया। तो जैसे हमने उसको नेग्लेक्ट किया तो हमारे पास फाइनली क्या बचा, हमारे पास फाइनली क्या बचा, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एल नॉट का स्क्वायर 1 प्लस 2 अल्फा डेल्टा टी। इतना बच गया हमारे पास। इसको हमने ना इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया। और एरिया के लिए तो आप लोग इक्वेशन जानते ही हो, एरिया के लिए इक्वेशन क्या होती है, ए इज इक्वल टू ए नॉट 1 प्लस बीटा इंटू डेल्टा टी। यहां तक के सबने लिख लिया। तो देखो मैंने लेंथ का लिखा, उसको स्क्वायर किया तो मुझको एरिया मिल गया, उसको एरिया मिल गया। Now we know that now we know that अच्छा इसमें ना एक और चीज कर लो, वैल्यूज को पुट कर लो। इसको मैं क्या लिख लेता हूँ, ए, इसको क्या लिख लेता हूँ, ए नॉट 1 प्लस 2 अल्फा डेल्टा। यहां से मैंने वैल्यूज को पुट कर दिया, ये वैल्यूज को मैंने पुट कर दिया। एल स्क्वायर की जगह पे ए और एल नॉट स्क्वायर की जगह पे ए नॉट। स्क्वायर तो नहीं आएगा ना वहां, एरिया क्या होता है, लेंथ का स्क्वायर, लेंथ के स्क्वायर की जगह मैंने एरिया लिख दिया। नाउ वी नो दैट नया वाला एरिया क्या होता है, ए नॉट 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 थी, ऊपर वाली नहीं, नीचे वाली 2 1 थी। अब दोनों को अगर हम कंपेयर कर दें तो देखो ए की जगह ए है, ए नॉट की जगह पे ए नॉट है, 1 प्लस 2 अल्फा डेल्टा टी की जगह पे वहां पे क्या आ गया, 1 प्लस, देखो ए इज इक्वल टू ये है और यहाँ पे ए इज इक्वल टू ये है। तो मैं लिख सकता हूं ना, ए नॉट 1 प्लस 2 अल्फा डेल्टा टी इज इक्वल टू ए नॉट 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। यहाँ पे ए की जो वैल्यू थी उसको मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, दोनों ही तो ए के इक्वल, दोनों साइड से ए नॉट कट गया, दोनों साइड से 1 1 कट गया, और क्या बचा, डेल्टा टी भी कट गया, और क्या बचा, 2 अल्फा इज इक्वल टू बीटा। आप ऐसा भी लिख सकते हो, चाहो तो अल्फा इज इक्वल टू बीटा बाई 2 भी लिख सकते हो, जैसी आपकी मर्जी। तो अल्फा इज इक्वल टू 2 बीटा मिल चुका है, अल्फा की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 2 बीटा, सॉरी बीटा बाई 2, या बीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 2 अल्फा लिख सकते हैं। तो एक रिलेशन हमारा आ गया।
उसके बाद अगला वाला जो है ना अल्फा और गामा के बीच रिलेशन, सोचो वो कैसे निकालेंगे। गामा चाहिए मतलब वॉल्यूम चाहिए, तो लेंथ का क्या करना पड़ेगा, क्यूब करना पड़ेगा। तो अगर आपको a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला आता होगा तो आप आगे कर पाओगे, अदरवाइज अटक जाओगे। तो नेक्स्ट लिखिएगा रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड गामा। मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन एंड कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। ठीक है, तो आप लोग उसको घर से ट्राई करके आएंगे। तो आप लोग उसको घर से ट्राई करेंगे, आपके पास आंसर क्या आएगा पता है, 3 अल्फा इज इक्वल्स टू गामा, ये आ जाएगा। तो अगर आपसे पूछूंगा मैं कि अच्छा बताओ बच्चों अल्फा इज टू बीटा इज टू गामा क्या होगा, तो अल्फा की जगह हम अल्फा लिखेंगे, बीटा की जगह क्या लिखेंगे 2 अल्फा, गामा की जगह क्या लिखेंगे 3 अल्फा। अल्फा 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 कट जाएगा, 1:2:3, अल्फा बीटा गामा क्या आ गया 1:2। तो नेक्स्ट वाले में आपको यही करना है, सेम एज इट इज ऐसे ही, उसमें क्या होगा क्यूब बनेगा, तो आप लिख लेना कि बी नॉट क्या हो जाएगा एल नॉट का क्यूब, बी क्या हो जाएगा एल का क्यूब। नाउ एल से शुरू करना, यहाँ पे एल क्यूब दोनों साइड का क्यूब ले लेना, यहाँ पे मैंने स्क्वायर लिया था एरिया चाहिए, क्यूब करते हुए उसमें ना आपको दो टर्म मिलेंगे, एक अल्फा स्क्वायर का भी मिलेगा और एक अल्फा क्यूब का भी मिलेगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला। तो आप उसमें क्यूब वाला भी टर्म नेगलेक्ट कर देना, अल्फा क्यूब और अल्फा स्क्वायर वाला भी नेगलेक्ट कर देना, फाइनल आप आंसर तक पहुंच जाओगे। ठीक है, तो ये करके लाइए आप लोग, नेक्स्ट क्लास में लेक्चर करेंगे। थैंक यू।